अमीरों के घरों में काम करने वाली सरिता के दो बच्चे थे, विक्की और रानी। ठंड का मौसम आ चुका था। विक्की और रानी ठंड के मारे बुरी तरह से कपकपा रहे थे। सरिता काम से लौटती है तो देखती है कि विक्की और रानी एक कोने में दुबके हुए हैं। सरिता उनके पास जाती है। विक्की, रानी, क्या बात है, तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? अरे, तुम दोनों तो रो रहे हो, किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? माँ, भी किसी ने कुछ नहीं कहा। सरिता बहू, दोनों बच्चे ठंड के मारे रो रहे हैं। क्या करे बेचारे, ठंड इतनी पड़ रही है। हमारे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है। मिट्टी की झोपड़ी में और ज्यादा ठंड लगती है। माँ जी, मैंने सोचा था कि सर्दियां आने से पहले ही सबके लिए गर्म कपड़े खरीद लूंगी, लेकिन आप तो जानती ही हैं कि पिछले महीने मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं कुछ दिन काम पर नहीं जा सकी थी, जिस कारण इस महीने मालकिन ने मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लिए। मैं सब जानती हूँ बहू, बच्चे भी जानते हैं, लेकिन जब ठंड लगती है तो और कुछ नहीं सूझता। ऐसा लगता है जैसे हमारे पास भी पहनने के लिए स्वेटर, टोपी, मोजे होते। मैं कल ही मालकिन से कुछ पैसे एडवांस ले लूंगी और सबके लिए गर्म कपड़े खरीद कर ले आऊंगी। सरिता दोनों बच्चों को अपने गले से लगाती है और उनके आंसू पोंछती है। दूसरे दिन सरिता काम पर जाने के लिए घर से निकलती है तो बाहर बहुत घना कोहरा होता है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी रात के 2 बजे हैं। कहीं मैं आज घर से जल्दी तो नहीं निकल गई? सरिता इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता है। वो घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। मौसम साफ होगा तब चली जाऊंगी। इतने अंधेरे और ठंड में बाहर निकलना ठीक नहीं है। सावित्री और दोनों बच्चे बोरे की चादर ओढ़कर सो रहे होते हैं। उन्हें देखकर सरिता को अपनी गरीबी पर रोना आ जाता है। काश आज रानी के बाबा जिंदा होते तो हमें इतने दुख भरे दिन न देखने पड़ते। हम दोनों मिलकर पैसा कमाते तो घर का गुजारा अच्छे से चल जाता। सरिता अपने पिछले दिनों को याद करती है जब उसके पति श्याम जिंदा थे और एक दुकान में सेल्समैन का काम किया करते थे। तब उनकी तनख्वाह भी ठीक ठाक थी और उनका गुजारा भी अच्छे से चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक श्याम को दिल का दौरा पड़ जाता है और उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद सरिता को परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए दूसरों के घरों में काम करना पड़ता है। बीते दिनों की याद में खोई सरिता को पता ही नहीं चलता है कि कब मौसम साफ हो गया है और कोहरा छट चुका है। ओह, बाहर उजाला दिख रहा है। अब मुझे काम पर जाना चाहिए। सरिता काम पर जाती है लेकिन मालकिन के घर पहुंचते, क्यों सरिता, ये काम पर आने का वक्त है। घड़ी में देख कितने बजे हैं। सरिता घड़ी की ओर देखती है तो 8 बज चुके थे। 8 बज गए। मालकिन, आज जब मैं काम पर आने के लिए घर से बाहर निकली तो बाहर अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे भोर ही ना हुई हो, इसीलिए मैं थोड़ी देर रुक गई। तेरे कारण मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। अब जल्दी से चाय नाश्ता बना दे, मुझे काम पर जाना है। अभी बनाती हूँ मालकिन। सरिता रसोई में जाती है। वो पहले रात के रखे जूठे बर्तन धोती है। ओह, पानी कितना ठंडा है। मेरे हाथ तो काम ही नहीं कर रहे हैं। जैसे तैसे ठंडे पानी से बर्तन धोकर वो मालकिन के लिए चाय नाश्ता बनाती है, जिसके बाद वो घर के दूसरे काम में लग जाती है। घर की सफाई करने के लिए जैसे ही वो मालकिन के कमरे में जाती है, कमरा बहुत गर्म होता है। मालकिन का कमरा इतना गर्म कैसे है? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ ठंडी गर्मी का मौसम है। तभी सरिता की नजर टेबल पर रखे हीटर पर जाती है। ये क्या है? शायद इसी से कमरा गर्म होता होगा। सरिता हीटर का स्विच ऑन कर देती है। तभी हीटर ऑन हो जाता है और थोड़ी ही देर में कमरा काफी गर्म हो जाता है। अच्छा, ये तो गर्म एसी है। अमीरों के घर में यही होता है, जिससे वो ठंड के मौसम में भी खुद को गर्म रखते हैं। हीटर देखकर सरिता को अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं विक्की और रानी के लिए गर्म एसी खरीद पाती। सरिता ये सब सोच ही रही होती है कि तभी रागिनी उसे आवाज लगाती है। सरिता, तेरा काम हो गया क्या? मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। हाँ मालकिन, अभी आई। सरिता कमरे से बाहर आती है। मालकिन, कुछ रुपए एडवांस मिल जाएंगे क्या? मुझे अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने हैं। देख, मेरे पास अभी 1,000 रुपए, मैं तुझे 1,000 रुपए दे सकती हूँ। ठीक है मालकिन, आप मुझे 1,000 रुपए ही दे दो। रागिनी अपने पर्स से 1,000 रुपए निकालकर सरिता को देती है। पैसे लेकर सरिता गर्म कपड़ों की दुकान पर जाती है। दुकान के बगल में ही एक और दुकान होती है जिसमें हीटर बिक रहे होते हैं। बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदूं या गर्म एसी? वो हीटर की दुकान पर जाती है और दुकानदार से हीटर की कीमत पूछती है। ये हीटर 2,000 रुपए का है। भैया, इससे सस्ता नहीं है क्या? इससे सस्ती 1,500 वाली है। सरिता सोचती है, मेरे पास तो 1,000 रुपए हैं और इसमें गर्म एसी तो नहीं आएगा। मैं बच्चों के लिए गर्म कपड़े ही खरीद लेती हूँ। वो दोनों बच्चों और सावित्री के लिए गर्म कपड़े लेकर घर आ जाती है। विक्की और गुड़िया स्वेटर पहनकर बहुत खुश होते हैं। सरिता बहू, तू हम सबके लिए कुछ ना कुछ ले आई।
अपने लिए कुछ नहीं लिया। माँ जी, आप लोगों को गर्म कपड़े पहनते हुए देखकर ही मुझे संतुष्टि मिल गई। मुझे गर्म कपड़ों की क्या जरूरत? जरूरत कैसे नहीं है बहू, तुझे भी तो ठंड लगती है। अमीर लोग अपने अपने घरों में गर्म एसी रखते हैं, मालकिन के घर में भी गर्म एसी है। अगर हमारे घर में भी गर्म एसी होता तो हमें स्वेटर पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। माँ, क्या हम मालकिन के घर नहीं जा सकते? थोड़ी देर ही सही, हमें गर्म एसी की गर्मी तो मिल जाएगी। हमारी झोपड़ी तो बहुत ठंडी रहती है। हाँ माँ, यहाँ हमें बहुत ठंड लगती है। ठीक है बच्चों, कल से तुम लोग भी मेरे साथ काम पर चलना। मैं जितनी देर काम करूंगी उतनी देर तुम लोग गर्म एसी के पास रहना। ठीक है माँ। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही सरिता दोनों बच्चों को लेकर काम पर जाती है, वो देखती है कि मालकिन के घर कुछ लोग आए हुए हैं। अच्छा किया सरिता, तू अपने बच्चों को ले आई। मेरे घर में मेहमान आए हैं, ये कुछ दिन यहीं रहेंगे। तू विक्की और रानी को भी काम पर लगा दे, तेरा काम भी जल्दी हो जाएगा और मेहमानों को समय पर चाय और नाश्ता भी मिल जाएगा। लेकिन मालकिन, अरे तू चिंता मत कर, मैं तुझे और तेरे बच्चों को भी नाश्ता दूंगी। रागिनी रानी से कहती है, रानी तू फटाफट बर्तन धो दे और सरिता तू चाय नाश्ता बना ले। विक्की तू घर में झाड़ू पोछा कर दे। ठीक है मालकिन। सरिता के साथ साथ उसके दोनों बच्चे भी घर में काम करने लगते हैं। सरिता जब रानी को अपने कोमल हाथों से बर्तन धोते हुए देखती है तो उसका कलेजा फट जाता है। इससे तो अच्छा होता कि मैं बच्चों को लेकर ही नहीं आती। मैंने तो सोचा था कि यहाँ बच्चे थोड़ी देर गर्म एसी के पास रहेंगे, लेकिन मेरे बच्चों को ठंडे पानी से काम करना पड़ रहा है। जैसे तैसे दोनों बच्चे घर का काम करते हैं। काम खत्म होने के बाद मालकिन उन्हें नाश्ता देती है, जिसे लेकर सरिता विक्की और रानी के साथ घर आ जाती है। तुम दोनों का चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? आज तो तुम दोनों गर्म एसी के पास बैठे होगे, फिर भी इतनी उदासी क्यों? नहीं माँ जी, हम गरीबों का ऐसा नसीब कहाँ कि हम गर्म एसी की गर्मी महसूस कर सके। वहां जाते ही मालकिन ने दोनों बच्चों को भी काम पर लगा दिया। काम पर लगा दिया? हाँ, काम पर लगा दिया। सरिता सावित्री को सारी बात बताती है। तो ये बात है, अब तू विक्की और रानी को लेकर वहां मत जाना। माँ, क्या हम अपने घर में गर्म एसी नहीं बना सकते? रानी बेटी, हम घर में गर्म एसी कैसे बना सकते हैं? उसके लिए पैसे चाहिए और फिर मुझे गर्म एसी बनाना भी तो नहीं आता। माँ, हम देसी गर्म एसी भी तो बना सकते हैं। मिट्टी का देसी गर्म एसी। माँ, रानी दीदी ठीक कह रही हैं। माँ, तुम चूल्हे पर खाना तो बनाती हो। अगर खाना बनाने के बाद चूल्हे को ऊपर से ढक दो और नीचे आग जलती रहे तो हमारी झोपड़ी पूरी रात गर्म रहेगी। हाँ माँ, बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। सरिता उसी दिन कुछ मिट्टी लेकर आती है। उस मिट्टी में पानी डालकर वो उसे गीला करती है और चूल्हे को ढकने के लिए एक ढक्कन बनाती है। माँ, अब इस ढक्कन से तुम चूल्हे को ढक देना। पहले मैं रात का खाना बना लेती हूँ, हाँ। सरिता चूल्हे पर खाना बनाती है। दोनों बच्चे चूल्हे के पास बैठे होते हैं। खाना बन जाने के बाद वो चूल्हे में और लकड़ियां डालकर उसे जला देती है और ढक्कन से चूल्हे का मुंह बंद कर देती है। थोड़ी देर के बाद चूल्हे की गर्मी से पूरी झोपड़ी गर्म हो जाती है। हमारी झोपड़ी तो गर्म हो गई है। जैसे ठंड के मौसम में एक एसी से पूरा कमरा ठंडा हो जाता है, ठीक उसी तरह। उस रात पूरा परिवार बहुत अच्छी नींद में सोता है। अगली सुबह जब सबकी नींद खुलती है, झोपड़ी तब तक गर्म रहती है। अच्छी नींद होने के कारण सरिता भी काफी फ्रेश और ताजगी महसूस करती है। आज तो शरीर में अच्छी एनर्जी महसूस हो रही है। ठंड के कारण हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन आज मेरे हाथ पैर भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। वो काम पर जाती है और सारे काम जल्दी जल्दी कर लेती है। आज तो काम भी जल्दी जल्दी निपट गया। क्यों ना मैं 2-4 और घरों में काम पकड़ लूं, इससे थोड़ी ज्यादा कमाई हो जाएगी। सरिता उसी दिन कुछ और घरों में काम मांगने जाती है। उसे 2 घरों में खाना बनाने का काम भी मिल जाता है। वो घर आकर सावित्री को ये बात बताती है। ये सब दोनों बच्चों के कारण हुआ है। रानी और विक्की ने देसी गरम एसी बनाने का जुगाड़ बताया था, वो भी बिना खर्चे के। अब हमें ठंड भी नहीं लग रही है और तुझे नया काम भी मिल गया। सरिता देखती है कि दोनों बच्चे भी घर के अंदर मजे में खेल रहे होते हैं। बसंतपुर गांव में बरगद के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी में संतोष अपनी पत्नी शोभना, बूढ़े माता पिता और 2 बच्चों चिया और टिंकू के साथ रहता था। ठंड का मौसम आ चुका था। संतोष के लिए अपने परिवार को ठंड से बचाना मुश्किल हो रहा था। संतोष दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करता था। उस दिन भी संतोष काम की तलाश में घर से निकलता है। उफ, कितनी ठंड पड़ रही है। ठंड के मारे मेरे हाथ पैर जाम हो रहे हैं। कहीं कोई नजर भी नहीं आ रहा है। तभी उसे एक सेठ नजर आता है। मालिक, कुछ काम मिल जाएगा क्या? मैं कई दिनों से काम की तलाश कर रहा हूँ।
मेरे बूढ़े माता पिता और छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। उनके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं है। वे ठंड से मर जाएंगे। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। मालिक, रहम कीजिए, कोई भी छोटा मोटा काम हो तो दे दीजिए, मैं सारे काम कर सकता हूँ। कहा ना मेरे पास कोई काम नहीं है, चल जा यहाँ से, क्यों दिमाग खराब कर रहा है। संतोष वहाँ से जाने लगता है, लेकिन काफी घना कोहरा होने के कारण उसे कुछ नजर नहीं आता है और उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। संतोष के पैर में चोट लग जाती है। उसके पैर से खून निकल रहा होता है। किसी तरह धीरे धीरे चलते हुए वो अपने घर पहुंचता है। आपके पैरों में चोट कैसे लग गई? संतोष शोभना को सारी बात बताता है। शोभना संतोष के पैर के घाव को पानी से साफ करती है और उसमें हल्दी का लेप लगाती है। रात में पूरा परिवार सो रहा होता है। संतोष के बूढ़े पिता महेश जोर जोर से खांसने लगते हैं। रात होते ही पिताजी की खांसी बढ़ जाती है। हमारी झोपड़ी बहुत पुरानी हो गई है, इसमें जगह जगह सुराख हो गए हैं। रात होते ही तेज बर्फीली हवा झोपड़ी के अंदर आती है, जिससे इनकी खांसी बढ़ जाती है। मैं जानता हूँ माँ, मैंने सोचा था कि काम करके कुछ पैसे इकट्ठा कर लूंगा और झोपड़ी की मरम्मत करा लूंगा, लेकिन ठंड के कारण कई दिनों से कोई काम नहीं मिला। महेश पूरी रात खांसता रहता है, जिस कारण ना तो महेश को नींद आती है और ना किसी और को। दूसरे दिन सुबह, शोभना, मैं काम पर जा रहा हूँ। लेकिन आपके पैरों में तो चोट लगी, आप काम कैसे करेंगे? काम पर नहीं गया तो 2 पैसे कैसे कमाऊंगा? घर में ना तो खाने के लिए कुछ है, ना झोपड़ी की मरम्मत के पैसे। ठंड के कारण पिताजी की खांसी बढ़ती जा रही है, मेरे पास दवाई तक के पैसे नहीं है। संतोष काम पर निकल जाता है। उस दिन उसे छोटा मोटा एक काम मिलता है। संतोष सारा दिन काम करता है और शाम को मजदूरी के पैसे लेकर घर आता है। घर आते वक्त वो घर के लिए थोड़ा राशन और अपने पिता के लिए खांसी की दवाई ले लेता है। शोभना, मैं पिताजी के लिए खांसी की दवाई ले आया हूँ। पिताजी को समय पर दवाई दे देना, इससे उन्हें खांसी में आराम मिलेगा। रात में सभी लोग खाना खाते हैं और शोभना महेश को खांसी की दवाई देती है, लेकिन महेश को दवाई से भी कोई आराम नहीं मिलता है। आधी रात होते ही झोपड़ी के सुराखों से ठंडी हवा घर के अंदर आने लगती है और उसकी खांसी फिर बढ़ जाती है। पूरी रात किसी को नींद नहीं आती है। ऐसा लग रहा है जैसे ठंडी हवाएं हमारी हड्डियों को चबा जाएंगी। माँ, मैं जल्दी ही झोपड़ी की मरम्मत करूंगा, बस 2-4 दिन मजदूरी का काम और मिल जाए। पूरा परिवार किसी तरह से रात गुजारता है, लेकिन अगले दिन संतोष काम पर नहीं जा पाता है। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। आपके पैर में पहले से ही चोट लगी थी। कल आपने मजदूरी का काम किया, ऐसे में आपके पैर का जख्म और बढ़ गया है। क्या करूं शोभना, मेरी हालत तो ऐसी हो गई है कि काम पर ना जाऊं तो किसी को एक वक्त की रोटी ना मिले, और काम पर जाऊं तो मेरे पैर का जख्म बढ़ रहा है। ऊपर से हमारी टूटी फूटी झोपड़ी किसी दिन हमारे लिए मौत की जगह ना बन जाए। तभी जोर जोर से ठंडी हवा चलने लगती है और बरगद के पेड़ के पत्ते हिलने लगते हैं। शोभना का ध्यान बरगद के पेड़ पर जाता है। इतने दिनों से बरगद का पेड़ हमारी झोपड़ी के पीछे खड़ा है, क्यों ना हम इस पेड़ में ही अपना घर बना ले। ये पेड़ इतना विशाल है, इसमें हमारे लिए एक छोटा सा घर तो बन ही सकता है। कम से कम हमारी ठंड तो गुजर जाएगी। शोभना बहू ठीक कह रही है, हम ठंड भर इस पेड़ का सहारा ले सकते हैं। लेकिन हम पेड़ में घर बनाएंगे कैसे? इस पेड़ की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं। हम इसकी जड़ के पास थोड़ा सा हिस्सा काटकर हमारे लिए घर बना सकते हैं। शोभना पेड़ की जड़ों के पास के हिस्से को कुल्हाड़ी से काटती है और उसमें रहने लायक एक कमरा बनाकर तैयार कर देती है, जिसके बाद वो उसके अंदर सूखी घास रखकर बिस्तर बनाती है। हमारा पेड़ घर बनकर तैयार हो गया है, आप सब घर के अंदर चलिए। परिवार के सभी सदस्य पेड़ में बने घर के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें ठंड से राहत मिलती है और बहुत गर्माहट महसूस होती है। यहाँ बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। इस पेड़ घर के अंदर कितनी गर्माहट लग रही है। घर के अंदर तेज बर्फीली हवा का नामो निशान नहीं है। दोनों बच्चे भी पेड़ में बने घर के अंदर आकर बहुत राहत महसूस करते हैं। मैं पेड़ घर के बाहर थोड़ी लकड़ियां जला देता हूँ। संतोष पेड़ घर के बाहर लकड़ियां जलाता है और शोभना उस पर खाना बनाती है, जिससे घर के अंदर और गर्माहट आ जाती है। पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है।
उस रात सभी को बहुत अच्छी नींद आती है। महेश की खांसी भी ठीक हो जाती है। कुछ दिन के बाद अब मेरे पैर के जख्मों में आराम है। मैं काम की तलाश में जाता हूँ। मौसम भी साफ है, शायद कुछ काम मिल जाए। संतोष काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन मौसम एकदम अचानक से बदल जाता है और जोर जोर से बर्फ की आंधियां चलने लगती हैं। गांव के लोग अपने अपने घरों की ओर भागने लगते हैं। भागो भागो, ये बर्फ की आंधी हमारी जान ले लेगी। भागो, जान बचानी है तो जल्दी अपने अपने घरों के अंदर चलो। सभी ग्रामीण अपने अपने घरों की ओर भागते हैं, लेकिन बर्फीली हवा तेज आंधी में बदल जाती है और ग्रामीणों की झोपड़ियां आंधी में उड़ जाती हैं। जिन लोगों के कच्चे मकान थे वो बर्फ से बुरी तरह ढक गए थे, जिस कारण लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भाग रहे थे। तो वहीं संतोष अपने पेड़ घर में जाकर छिप जाता है। उसके पेड़ घर में ना तो ठंडी हवा थी और ना ही बर्फ की आंधी उसका कुछ बिगाड़ पाई थी। बर्फ की आंधी ने पूरा गांव उजाड़ दिया। वो तो भला हो तुम्हारा कि तुमने हमारे लिए पेड़ में घर बना दिया, नहीं तो आज हम लोग भी बेघर होते। हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए, बेचारे इस ठंड में कहाँ जाएंगे। बहू तू ठीक कह रही है, लेकिन हम गांव वालों की क्या मदद कर पाएंगे। माँ जी, पूरे गांव में इस तरह के कई सारे विशाल पेड़ हैं, मैं उन पेड़ों में सबके लिए घर बना दूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे पूरे गांव का भला होगा। जैसे ही आंधी तूफान थोड़ा कम होता है, संतोष गांव वालों को बताता है कि शोभना उनके लिए पेड़ में घर बना सकती है। क्या सच में? शोभना भाभी हमारी मदद करेंगी? क्यों नहीं, हम सब परिवार जैसे हैं। अगर हम मुसीबत में एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। उस दिन से शोभना गांव में विशाल पेड़ों को चुनना शुरू करती है और एक एक करके पेड़ में घर बनाने लगती है, जिसमें सभी ग्रामीण भी शोभना की मदद करते हैं। कुछ दिन के बाद शोभना लगभग सभी ग्रामीणों के पेड़ के अंदर घर बनाकर तैयार कर देती है। पेड़ घर के अंदर कितनी गर्माहट है, ये हमारी झोपड़ी से बहुत मजबूत भी है। भैया, ठंड, आंधी तूफान, बर्फबारी इस पेड़ का बाल भी बांका नहीं कर सकती। सही कहा भैया, शोभना भाभी ने हमारे लिए पेड़ में घर बनाकर हमें और हमारे परिवार को ठंड में मरने से बचा लिया। पूरा गांव सुख शांति से अपने अपने पेड़ के अंदर रहने लगता है। इधर संतोष के परिवार को रहने के लिए पेड़ घर तो मिल गया था, लेकिन काम न मिलने के कारण उसका परिवार दाने दाने को मोहताज हो जाता है। इस बात की खबर गांव वालों को लगती है। शोभना भाभी ने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, हमारा भी फर्ज बनता है कि इस मुश्किल घड़ी में हम उनकी मदद करें। ठीक कह रहे हो भैया, हमारे पास जो है जितना है हम उसी से संतोष और शोभना भाभी की मदद करेंगे। सभी ग्रामीण अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार संतोष के परिवार की मदद करने पहुंचते हैं। संतोष भैया, ये थोड़े से अनाज हैं, दाल चावल और आटा है, ये तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। रामू भैया, इस वक्त हम सभी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। ठंड के कारण सबके काम धंधे बंद हैं। कल हो सकता है तुम्हारे परिवार को इसकी जरूरत पड़ेगी। भैया, आज हमारा परिवार शोभना भाभी की वजह से जिंदा है, वरना हम सब तो बर्फ की आंधी में कब के मार चुके होते। ये अनाज तुम रख लो, ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट समझ लो। इस तरह दूसरे ग्रामीण भी अपने अपने घर से खाने पीने का सामान लाकर देते हैं। संतोष भैया, ये कुछ हरी सब्जियां, नमक, तेल और मसाले हैं, ये तुम्हारे परिवार के काम आएंगे। सभी ग्रामीणों की तरफ से मिला खाने का सामान थोड़ा थोड़ा करके काफी इकट्ठा हो जाता है, जिससे शोभना खाना बनाती है और पूरा परिवार भर पेट खाना खाता है। कुछ दिनों के बाद ठंड कुछ कम हो जाती है, जिसके बाद संतोष और उसके परिवार के सर से दुखों के बादल छट जाते हैं। Please subscribe this channel.